18th लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि 2024 के नतीजे आ चुके हैं और ऑब्वियसली कैसी सरकार बन रही है वो आप सबने देखा होगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ आइडिया जरूर दूंगा कि एग्जैक्टली कैसे कैसे कौन कौन सी पार्टीज को सीट्स आई हुई हैं। एनीवेज, आज के इस सेशन में हम लोग पार्लियामेंट ओरिएंटेड जो टॉपिक्स हैं, जिसमें से पार्लियामेंट का समनिंग क्या होता है, पार्लियामेंट के सेशंस क्या होते हैं, समन करने के बाद में एडजर्नमेंट सिनेडाई, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, ऐसे कुछ जो पेचीदा कंसेप्ट है। फिर एक व्यक्ति ने कमेंट बॉक्स में ये पूछा था मुझसे पिछले किसी सत्र में कि कैसे पार्लियामेंट में वोटिंग होती है और वोटिंग के कितने टाइप्स हैं। ये सब आज के इस सेशन में हम लोग एकदम डिटेल में समझ करके लेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह राज पुरोहित। अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप मेरे साथ में कवर कर रहे हो द फाइनल रिवीजन फॉर पॉलिटी। इसमें अब तक हम लोग कम से कम 16 सेशंस बना चुके हैं। 17 सेशन, ये आप अभी जो देख रहे हो वो 17वां सेशन है हमारे इसी चैनल पर, यानी कि लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के प्लेलिस्ट पर अगर आप जाओगे तो इसमें द फाइनल रिवीजन ये हमने एक पूरा टॉपिक बनाया हुआ है। इसके अंदर में सारी लिस्ट आपको मिल जाएंगी। तो जितने भी वीडियोस अब तक बन चुके हैं पॉलिटी को रिवाइज करने के लिए, वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली पूरे के पूरे वीडियोस देखिए ताकि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आ सके। अब तक हम जो कॉन्स्टिट्यूशन के सेलेंट फीचर्स हैं, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपीज, एग्जीक्यूटिव, उसके बाद लेजिस्लेचर, इनके सारे पार्ट्स डिटेल में देख चुके हैं। अब एक थोड़ा सा सिंस नया रिजल्ट आया है तो डेफिनेटली बनता है कि हम लोग देखें कि क्या ये रिजल्ट रहा है। तो मोटा मोटी आप सबको पता है कि बीजेपी को 240 सीटें मिल चुकी हैं और इनके गठबंधन को यानी कि एनडीए को 293 सीट मिल चुकी है। ऑलमोस्ट पिछले 10 सालों बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट बनने जा रही है। अब तक बीजेपी, चाहे आप 2014 की बात कीजिए, 2019 की बात कीजिए, अब तक दोनों अपने अकेले के बलबूते पर गवर्नमेंट बना सकती थी। तो जो मन मर्जी आई वैसे आप अपने मंत्रियों को बना सकते थे, लेकिन इस बार ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, इनको अपने एलाइज पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो देखें कि क्या ये रिजल्ट हमको कहता है। अगर आप results.eci.government.in की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मोटा मोटी 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शंस हुए उसकी सारी लिस्ट, आंध्र प्रदेश में जो अभी रिसेंटली, तो अभी 4 राज्य में साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के साथ में ही, एक आंध्र प्रदेश, दूसरा ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ऐसे 4 राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के नतीजे ऑलरेडी 2 जून को डिक्लेयर कर दिए गए थे। ये नतीजे जो डिक्लेयर किए गए वो 4 जून को किए गए आंध्र प्रदेश और ओडिशा की। अगर इसमें हम लोग देखें तो मोटा मोटी आंध्र प्रदेश में टीडीपी की गवर्नमेंट आ रही है, बीजेपी को भी अच्छी खासी सीट मिली है और पवन कल्याण की एक जेएनपी नाम की पार्टी, उनको भी अच्छी खासी सीट्स इसमें मिली हुई है। वही अगर हम ओडिशा की बात करें तो इस बार बीजेपी वहां पर सत्ता में आते हुए दिख रही है, ऐसा आपको असेंबली रिजल्ट्स बताएंगे। लेकिन वही अगर हम लोग लोकसभा के रिजल्ट्स देखें तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से कुछ इस तरीके के आंकड़े रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि बीजेपी की 240 सीटें हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 99 सीट्स हैं, समाजवादी पार्टी के 37 सीट्स हैं, तृणमूल कांग्रेस के 29 सीट्स हैं, द्रविड़ मुनेत्र कजगम उनके 22 सीटें हैं। ये 2 एलाइज जो कि बीजेपी के हैं, तेलुगु देशम पार्टी 16 और जनता दल यूनाइटेड 12। फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे उनको 9 सीट मिली हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी की जो सीट है उसको 8 सीटें मिली। फिर जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उनको 7 सीटें मिली हैं। तो इस तरीके से एक मोटा मोटी हमारा रुझान जो है वो रहा हुआ है। इसमें जो एनालाइज करने वाली बातें होती हैं वो वोट शेयर की होती हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि किसको कितने वोट, पूरे ऑल ओवर इंडिया जितना भी वोटिंग हुआ उसमें से कैसे कैसे वोटिंग का शेयर लोगों का रहा है। अच्छा, इतना ही नहीं, अगर किसी को जाकर के स्टेट वाइज भी स्टडी करना है तो आप लोग जाकर के डेफिनेटली स्टेट वाइज स्टडी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर स्टेट को चूज करें, मैंने उत्तर प्रदेश को चूज किया, समाजवादी पार्टी को 37 आई हैं, बीजेपी को 33 आई हैं। ये अगर आप देखो तो ये आपको एक एक स्टेट का भी आपको सब कुछ बता देंगे। फिर उसका इन्होंने मैप भी बनाया। तो मैं ऐसा कहूंगा कि काफी एक यूजर फ्रेंडली इन्होंने पूरा सेटअप इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर दिया हुआ है। तो रिकमेंड करूंगा कि एक थोड़ा सा 5-10 मिनट आप लोग डेफिनेटली डालिए। और इतना ही नहीं, आप ये भी देख सकते हो कि ये जो 37 सीट जो जीती हैं, इस पर अगर आप क्लिक करो तो आपको दिखेगा कि कौन कौन सी ये 37 सीट्स थी, वो भी एकदम आपको क्लियरली दिख जाएंगी। अच्छा, इतना ही नहीं, अगर आप लोग जा करके
इसमें देखो कि ये जो 37 सीट्स जीती है, इनमें से अगर वो एक पर्टिकुलर सीट पे क्लिक करोगे तो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कौन कौन से कैंडिडेट थे और उनका विनिंग मार्जिन क्या क्या रहा हुआ है, वो भी आप लोगों को एकदम डिटेल में यहां पर दिखाई देगा। तो मैं कहूंगा बहुत ही उम्दा वेबसाइट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाई हुई है, डेफिनेटली आप लोग इसको देखिएगा। वापस आते हैं हमारे सत्र पर, और अभी हम लोग आज 5 जून के दिन ये वाला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आने वाले कुछ ही समय में हम लोगों को समझ जाएगा कि कैसे गवर्नमेंट बनेगी, कौन किनको क्या पोर्टफोलियो वगैरह मिलेगा। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हुए हैं तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे पावर में आते हैं, क्या क्या उनका पूरा पूरा रोल होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है, ये सब आपको उसमें समझ जाएगा। आज जिस चीज के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो मेजरली सेशंस ऑफ पार्लियामेंट है, कि एक पार्लियामेंट का सेशन किस तरीके से आपको दिखाई देता है। कि अगर एक आधा कोई सत्र बुलाया गया है, मैं ये आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी इन सब चीजों पर प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो चाहे 2020 की बात करो, 2016 की बात करो, अलग अलग क्वेश्चन इन पर आ चुके हैं। इन क्वेश्चन पर हम लोग वापस बाद में आएंगे, पहले समझ के लेते हैं कि ये सेशंस क्या होते हैं। तो देखिए, आपने एमपीज को इलेक्ट करके भेज दिया है। अच्छा, इसी तरीके से स्टेट लेवल पर भी सेशंस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा के। तो एमपीज को इलेक्ट करके भेज दिया है, इनको कहा है कि आप लॉ बनाइए। लॉ बनाने का काम करना है, लेकिन उसके लिए मिलना तो होगा सबसे पहले आपको। तो कितनी बार मिलेंगे हम लोग, टोटल पूरे साल में कितनी बार मिलेंगे हम लोग, तो हमने पूरे साल को 3 सत्र में डिवाइड किया है। एक है बजट सेशन, दूसरा है मॉनसून सेशन और तीसरा है विंटर सेशन। यूजुअली फरवरी टू मई के महीने में बजट सेशन होता है, जुलाई टू सितंबर के महीने में मॉनसून सेशन होता है, नवंबर टू दिसंबर के महीने में आपको विंटर सेशन मिलेगा। ये बजट सेशन जो है, ठीक है, बजट सेशन और मॉनसून सेशन, इनके बीच का जो अंतराल है, इस अंतराल को यूजुअली कहा जाता है रिसेस। तो देखो, जब आपका सत्र चल रहा है, तो जब सत्र चल रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कि करंटली पार्लियामेंट इज इन द सेशन। ठीक है, इज इन द सेशन, और नाउ दे आर इन सेशन, सो दे विल नाउ मेक लॉस। बट इसी तरीके से अगर ये नहीं मिल रहे हैं तो उसको हम कहेंगे रेसेस, कि अभी पार्लियामेंट रेसेस में है। सीधी सी बात है, 365 दिन कोई उन लोग मिलने नहीं वाले हैं। इसमें से उन लोग मोटा मोटी 2 महीने, 2 महीने और 2 महीने, एक मोटा मोटी अब 5 से 6 महीने लोग मिलते हैं, और बाकी 5 से 6 महीने इनको अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाकर के अलग अलग काम भी करने होते हैं, तो उसको हम रिसेस कहेंगे। तो इन सेशन एंड रिसेस ये समझ लिया होगा। अब जो इसको बुलाने वाले हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ये जो सेशन है इसको बुलाना होगा। तो बुलाने को क्या कहेंगे, तो सबसे पहले हम लोग उसको कहते हैं समन करना। वैसे हम लोग प्रेसिडेंट के पार्ट में ये सब सीख चुके हैं कि अब आप लोग सब इस डेट को इतने बजे, तो यूजुअली प्रेसिडेंट समन करते हैं, और प्रेसिडेंट जब समन करते हैं तो समन करते समय बताते हैं कि कौन सी डेट को आप सब मिलोगे, पहली चीज, कौन से टाइम पे आप मिलोगे और कौन से जगह पर आप मिलोगे, मतलब प्लेस। तो टाइम, डेट एंड प्लेस, तीनों चीजें आपको बता करके भेजा जाएगा कि आप सब आइएगा। लोकसभा के सभी मेंबर्स, राज्यसभा के सभी मेंबर्स, आप लोग आइए, मैं आपको समन भेज रहा हूं कि आप सब आइए और सत्र शुरू कीजिए। तो एज आई सेड, पूरा साल 3 सेशंस में डिवाइडेड है। अब थोड़ा सा इसका अगर मैं मोटा मोटी पिक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके के बनेगा। देखिए, जरा ढंग से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब चीजों को जब तक आप नहीं समझते हो तब तक आप लोगों को क्लियरली आगे के टर्म्स समझ में नहीं आएंगे। तो पूरे साल को मैंने कितने सेशंस में डिवाइड किया, मैंने पूरे साल को 3 सेशंस में डिवाइड किया। ऐसे से पहला सेशन बजट सेशन है। अच्छा, अब ये पहला सेशन जब आपका होता है तो पहले सेशन के बीच में हर एक दिन आप मिलोगे, ठीक है, जिस दिन आप मिलोगे उस दिन को आप कहोगे कि आज मीटिंग हुई। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मीटिंग। तो सेशंस कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू मीटिंग्स, कि आप कितनी बार मीट हुए, और इन्हीं मीटिंग्स को आप लोग डिवाइड करते हो अगेन इन सिटिंग्स में। ठीक है, तो देखो, आज सोमवार है, आज सोमवार के दिन हम मिले, फिर मंगलवार के दिन हम मिले, फिर बुधवार के दिन हम मिले, फिर गुरुवार के दिन हम मिले, शुक्रवार को मिले, सैटरडे संडे छुट्टी। तो जो मीटिंग हुई, तो ये जो मंडे मिले, ट्यूसडे मिले, वेडनेसडे मिले, थर्सडे मिले, फ्राइडे मिले, इसको हम कहेंगे कि आज मीटिंग हुई। उसके बाद में ये जो मीटिंग होती है इसके अंदर में सेटिंग्स होती है।
तो सिटिंग क्या होता है, यूजुअली एक आप लोग प्री लंच देखोगे, दूसरा पोस्ट लंच सिटिंग देखोगे। तो सुबह 11 बजे आते हैं, 11 से 1 बजे तक इन लोग काम करते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट सिटिंग हुई उस दिन की। और फिर सेकंड सिटिंग आपकी जो होती है वो यूजुअली पोस्ट लंच, यानी कि 2 से लगभग आप 6 पकड़ लीजिए कि 2 से 6 फिर इन लोग सेकंड सिटिंग में मिलेंगे और अपना अपना काम करेंगे। तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है सेशन, ठीक है। सेशन को डिवाइड किया मीटिंग्स में, मीटिंग्स को डिवाइड किया सिटिंग्स में। तो बहुत अच्छे से हमको ये टर्म्स, तीनों टर्म्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि मैं आपको जब एडजर्नमेंट सिखाऊंगा उस समय में ये सिटिंग आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप मोटा मोटी ये जो पिक्चर है वो आप लोगों को एकदम अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका एक मोटा मोटी काम है। तो समन किया गया, आपको समन किया मतलब आपको बोला कि कहाँ आना है, कैसे आना है और बैठना है। बैठने के बाद में ये पूरी आप मीटिंग जो है वो अटेंड कीजिए। और मीटिंग अब आपकी अटेंड करने के बाद में, ठीक है, तो सबसे पहला चीज क्या हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि प्रेसिडेंट समन करता है। तो ये टर्मिनोलॉजीज अपने को देखना है, समनिंग, एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट से निकाला प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। तो प्रेसिडेंट ने समन इशू किया। अच्छा, समन इशू करते समय में यूजुअली गैजेट में लिख के भेजते हैं वो। तो जैसे आई होप ये आपको दिखाई दे, तो मैंने एक नोटिस ही उठा करके आपको यहाँ पर इसका फोटो डाल दिया है। ये नोटिस कहता है कि लोकसभा का जो सेक्रेटेरिएट है उसने ये नोटिस इशू किया है, नोटिफिकेशन। इसमें कहते हैं कि इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कॉन्फर्ड अपॉन मी बाय क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल नंबर 85। तो एक आर्टिकल नंबर 85 है जिसमें प्रेसिडेंट को पूरी पूरी पावर्स मिलती है कि आप चाहो तो समन कर सकते हो, प्रोरोग कर सकते हो सेशन को, या फिर डिसॉल्व भी कर सकते हो। तो बोले कि आर्टिकल 85 के क्लॉज 1 में जो मुझे पावर दी है, मैं आई हियर बाय समन द लोकसभा टू मीट एट न्यू दिल्ली, प्लेस बता दी ऑन मंडे, ठीक है, दैट इज 14th ऑफ सितंबर। तो आपने डेट बता दी एंड टाइम भी आपने बता दिया कि इस दिन आपको मिलना है। तो 31 अगस्त को आप ये बोल रहे हो कि 14 सितंबर को आपको मिलना है। मतलब पहले ही एक लगभग 14-15 दिन पहले ही आपने बता दिया कि सत्र शुरू होने वाला है, तो आप लोग सब रेडी हो जाओ, मैं आपको समन कर रहा हूं, आपके बोरिया बिस्तर बांध करके दिल्ली आ जाओ और दिल्ली में आकर के समन जो सेशन है उसको अटेंड कीजिए। तो आपका शुरू हो गया अब सेशन। अब सेशन शुरू हो गया, लोकसभा के स्पीकर होंगे, राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, वो सत्र को चला रहे होंगे। बट चलाते समय में कभी कभी ओपोजिशन हो हल्ला करेगा, चिल्लम चिल्ली करेगा। तो उस समय में, या फिर कभी कभी आप खाना खाने के ब्रेक पे जाओगे या और कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उस समय में आप काम को टेम्परली रोक दोगे। उस रोकने को हम लोग कहते हैं एडजर्नमेंट। उस रोकने को हम लोग क्या कहेंगे, उस रोकने को हम लोग कहेंगे एडजर्नमेंट। तो व्हाट इज एडजर्नमेंट? तो मैंने आपको बताया कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल मीटिंग्स। तो पर डे की मीटिंग होती है, तो मीटिंग ऑफ अ डे इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 1 मॉर्निंग सिटिंग एंड देन पोस्ट लंच सिटिंग, दैट इज 2 to 6, सॉरी मॉर्निंग सिटिंग एंड पोस्ट लंच सिटिंग। तो ये 11 to 1 होगा, ये 2 to 6 PM होगा। और ये जो सिटिंग होती है, ये सिटिंग को खत्म करना, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं एडजर्नमेंट। व्हाट इज एडजर्नमेंट? एडजर्नमेंट विल सस्पेंड द वर्क इन अ सिटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। इसका मतलब है कि जब आप इस तरीके से एडजर्न कर रहे हो हाउस को या सिटिंग को, उस समय में आप टाइम जरूर बताओगे कि कितने टाइम के लिए हम लोग ये सिटिंग रोक रहे हैं। जैसे अगर सैटरडे संडे छुट्टी है तो फिर आप डेज के लिए बोलोगे कि हम लोग 2 दिन नहीं मिलने वाला है। या फिर अगर बीच में ही आप लोग एक हफ्ते की छुट्टी ले रहे हो तो आप बोलोगे कि भाई हम नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मिलेंगे। अगर आप कुछ घंटों बाद मिलने वाले हो कि भाई हम 1 घंटे बाद मिलते हैं खाना खा के, या फिर मान लो हो हंगामा हो रहा है यहाँ पे एकदम, ठीक है, सब चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, पेपर फाड़ रहे हैं, कुर्सियां फेंक रहे हो, उस समय में अगेन आप क्या कर सकते हो, उस समय में अगेन आप लोग आवर्स के लिए मीटिंग को सस्पेंड कर सकते हो या सिटिंग को सस्पेंड कर सकते हो। तो एक सिटिंग को सस्पेंड करना मतलब एडजर्नमेंट। आई होप सब लोगों को ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। और ये सिटिंग को एडजर्न करना प्रेसिडेंट की पावर नहीं है, इट इज पावर ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन। आई होप ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही है। ये टर्म्स कुछ ऐसे हैं जो यूजुअली जल्दी से क्लियर नहीं होते हैं, तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में ये टर्म्स लिखते चलो कि एडजर्नमेंट, आपको समन समझ गया, आपको एडजर्नमेंट समझ गया, ठीक है। तो अगर हम लोग एक दिन अगर पार्लियामेंट का देखें, लोकसभा का, राज्यसभा का, तो कुछ इस तरीके से होता है। 11 बजे मिलते हैं, 11 से 1 बजे तक काम करते हैं, तो उस समय में यूजुअली इनका क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, ये सब चलता है।
फिर उसके बाद में इन लोग लंच करते हैं। लंच के बाद में 2 से 6 बजे तक लोकसभा काम करती है और 2 से 5 बजे तक राज्यसभा काम करती है, और उसमें जो भी गवर्नमेंट का बिजनेस होगा वो इन लोग लेते हैं। बाकी आप लोगों ने नए लोकसभा का फोटो तो देखा ही होगा कि इसमें फिर सारे मेंबर जो है यहाँ पे बैठते हैं और उन लोगों को जो भी फिर यहाँ पे बातें करनी है, वोटिंग करनी है वगैरह करते हैं। ये देखो, ये जो है ना, यहाँ पे विजिटर्स लॉबी, यहाँ से आप लोग भी जा सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया बिकॉज बीच में पार्लियामेंट में कुछ कुछ पागलों ने अटैक वगैरह कर दिया था। अटैक ऐसे कोई बड़ा नहीं था, लेकिन इन लोग स्मोक ग्रेनेड वगैरह लेकर के गए थे और उन्होंने बीच में फेंक दिए थे। अभी थोड़ा सा इसको स्ट्रिक्ट कर दिया, बाकी आप लोग एकदम पार्लियामेंट को डिटेल में देख सकते हो। तो ये आपका मोटा मोटी पार्लियामेंट के 2 कंसेप्ट हो गए, दैट इज समनिंग एंड एडजर्नमेंट। लेकिन फिर एक और कंसेप्ट आता है। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करता है कि एडजर्न कब करना है, कि आपकी जो सिटिंग है उसको सस्पेंड कब करना है। अब उसका अगला जो कंसेप्ट आता है वो है एडजर्नमेंट सिने डाई। व्हाट इज एडजर्नमेंट सिने डाई? एडजर्नमेंट सिने डाई में यूजुअली आप टाइम नहीं बताते हो। एक एडजर्नमेंट हुआ जिसमें आप बताओगे कि मैं आपको टाइम बता रहा हूं कि कितने आवर्स में आपको मिलना है, कि आपको 2 घंटे बाद मिलना है, या फिर 2 दिन बाद मिलना है, या फिर 2 वीक बाद मिलना है, ये आपने बताया। जब आप बता रहे हो कि टाइम कितने टाइम बाद हम लोग मिलने वाले, तो उसको हम लोग कहेंगे एडजर्नमेंट। लेकिन अगर आप एक ऐसी एडजर्नमेंट कर दो, ठीक है, मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया आपका सस्पेंड द सिटिंग, बट आप सस्पेंड कर रहे हो सिटिंग को विदाउट मेंशनिंग टाइम। ओके, जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर कह दे कि मैं कोई टाइम नहीं बता रहा हूं विदाउट मेंशनिंग ऑफ टाइम, उसको हम लोग कहेंगे एडजर्नमेंट सिने डाई। तो आप लोग कभी कभी न्यूज सुनोगे, विंटर सेशन एंड्स नाउ, लोकसभा एंड राज्यसभा एडजर्न सिने डाई। कभी कभी अगर जब सत्र चल रहा होता है ना, उस समय की न्यूज पढ़िए, आपको ऐसे सब न्यूज सुनाई देंगे। तो एडजर्नमेंट सिने डाई मतलब क्या? इट मींस टर्मिनेटिंग अ सिटिंग of parliament for indefinite period because you are not telling कि when are you, without naming a day for reassembly, you are not telling us कि कब वापस से मिलने वाले हैं। तो एडजर्नमेंट एंड एडजर्नमेंट सिने डाई में एक सिंपल सा फर्क ये है कि दोनों सिटिंग को सस्पेंड करते हैं, बट एक टाइम बताता है और एक टाइम नहीं बताता है, और ये भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही डिसाइड करता है कि एडजर्नमेंट सिने डाई हमको करना है। तो सीधी सी बात है, अब क्या होगा, आपने पूरा सत्र शुरू किया, उसकी मीटिंग हो रही है, मीटिंग में सिटिंग्स हो रही है, सिटिंग्स को एडजर्न करते जा रहे हो, समन हो गए थे, एडजर्न चल रहा है आपका। बाद में एंड में जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लगा कि भाई अब अपना काम पूरा हो गया है, अब इनको क्यों बुलाना है, अब खत्म, अब वापस हम लोग बाद में मिलेंगे, तो आप अब क्या करोगे, आप अब इशू करोगे एडजर्नमेंट सिने डाई। और एडजर्नमेंट सिने डाई जिस दिन आपने कर दिया, उसके बाद में कुछ ही दिनों के बाद में प्रेसिडेंट प्रोरोगेशन का नोटिस इशू करते हैं। तो प्रेसिडेंट बोले कि भाई मैंने जब समन किया था तब तुम आ गए, अब तुम लोग जा रहे हो तो उसके लिए भी तो मैंने कुछ कहना चाहिए ना, तो फिर वो आता है प्रोरोगेशन। तो प्रोरोगेशन में तो मैंने आपको बताया, कभी अगर पीआईबी वगैरह की न्यूज पढ़ो तो उसमें लिखा है राज्यसभा हैज बीन प्रोरोग्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑन मार्च 28, 2015 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस मार्क्स द एंड ऑफ 234 सेशन। तो जो 234 सेशन था वो था जो कि आपका बीच में फरवरी वगैरह में शुरू हुआ था, इस तरीके से उन्होंने बता दिया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब क्या बोल रहे हैं आप लोग यहाँ पे, आप बोल रहे हो कि राज्यसभा हैज बीन प्रोरोग्ड, और ये प्रोरोग का नोटिफिकेशन किसने दिया, प्रेसिडेंट ने। तो प्रोरोग का काम करने का काम प्रेसिडेंट का होता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर दैट इज स्पीकर और चेयरमैन जब बोलता है कि हाउस एडजर्नमेंट सिने डाई हो गया है, तो अगले कुछ ही दिनों में, नेक्स्ट फ्यू डेज में प्रेसिडेंट भी इशू करता है नोटिफिकेशन कि हम लोग हाउस को प्रोरोग कर रहे हैं। सो दिस इज मीनिंग ऑफ प्रोरोगेशन। आई होप समन, एडजर्नमेंट सिने डाई एंड प्रोरोगेशन आपको क्लियर हो गया है। लास्ट जो टर्म बचता है दैट इज कॉल्ड एज अ डिसोल्यूशन। व्हाट इज डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन यानी कि जो लोकसभा है उसका टाइम खत्म हो जाना, या वो पूरी की पूरी उसके जो मेंबर इलेक्टेड हैं वो अब सारे के सारे खत्म हो जाए और नई लोकसभा अब इलेक्ट होकर के आए। तो ये जो डिसोल्यूशन होता है, ओके, तो सीधी सी बात है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का ही हो सकता है, राज्यसभा नहीं होगा। राज्यसभा इज अ कंटिन्यूइंग हाउस, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, इसके अंदर में किसी प्रकार का डिसोल्यूशन नहीं होता है। अगर किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि राज्यसभा इज डिसॉल्व्ड आफ्टर 6 years, आंसर इज नो। एक एमपी को 6 साल का टर्म जरूर मिलता है राज्यसभा में, बट वो 6 साल में खत्म नहीं होती, इट इज अ कंटिन्यूइंग हाउस, चलते ही रहेगी। लोकसभा सिर्फ और सिर्फ डिसॉल्व होती है, और लोकसभा डिसॉल्व भी 2 तरीके से होती है।
कौन कौन सा? एक होता है ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन और दूसरा होता है कि प्रेसिडेंट खुद डिसाइड करते हैं कि हमको डिसॉल्व करना है या नहीं करना है। ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन कैसे होता है? ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन तब होता है जब आपके 5 साल का टर्म पूरा हो जाए। अच्छा, अब ये 5 साल का टर्म आप कैसे गिनोगे? तो 5 साल का टर्म आप गिनते हो जब आपकी फर्स्ट लोकसभा की मीटिंग हुई थी उस समय से। तो मान लीजिए 20 जून 2019 ये अगर डेट थी जिस दिन लोकसभा का पहला सत्र हुआ था, तो देखो रिजल्ट तो मई में ही आ गए थे, 24 मई वगैरह के पीरियड में गवर्नमेंट भी फॉर्म हो गई थी। बट इसका मतलब ये हुआ क्या कि गवर्नमेंट जिस दिन फॉर्म हो गई उसी दिन आपका लोकसभा का डिसोल्यूशन भी हो जाना चाहिए? आंसर इज नो। लोकसभा का डिसोल्यूशन 5 साल बाद ऑटोमेटिक होता है। कब? जब आपका पहला सत्र हुआ था लोकसभा का, पहला सेशन जब आपका लोकसभा का हुआ था या समन किया गया था, तो वहां से आपका शुरू होता है। तो 19 जून 2024 तक इसका लाइफ स्पैन है। उसके बाद में अगर नई लोकसभा नहीं भी इलेक्ट होकर के आई तो ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। तो एक तो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन है, इसके प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं। दूसरा, प्रेसिडेंट भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमको लोकसभा को डिसॉल्व करना है या नहीं करना है। ये दो चीजों पर होता है। इसमें आपको दो सिनेरियोज देखने को मिलेंगे। एक, जब प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके पास में लोकसभा में पूरी मेजॉरिटी है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, अगर ये वोट करके कहते हैं, मतलब ये कहते हैं जिनके पास मेजॉरिटी है और इन्होंने सजेस्ट कर दिया कि अब आप हाउस को डिसॉल्व कर दो, तो हाउस को प्री मेच्योर डिसॉल्व किया जा सकता है, भले ही आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हो। ऐसा हम लोग देखते हैं खास करके 1971 में हुआ क्या था। 1967 में इलेक्शंस हुए थे। लोकसभा का कार्यकाल 1972 तक का होना चाहिए था, लेकिन एक साल पहले ही प्री मेच्योर डिसोल्यूशन किया गया। इसी तरीके से 1984 का भी हम लोग देख सकते हैं। तो 1984 में क्या हुआ? 1980 में इलेक्शंस हुए थे, 85 में ये इसका टर्म पूरा होने वाला था, लेकिन राजीव गांधी ने पहले ही इसको डिसॉल्व कर दिया था। तो इस तरीके से जो मेजॉरिटी जिसके पास में है वो चाहते हैं कि मैं और स्ट्रॉन्गर मैंडेट के साथ में आऊं, वो पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। और सेकेंड पॉसिबिलिटी जो आपकी होती है वो क्या होती है? वो ये होती है कि हंग असेंबली है पूरी तरीके से, गवर्नमेंट बार बार आ रही है गिर रही है, आ रही है गिर रही है। तो इस समय में प्रेसिडेंट को पहली बार अपना एक सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो मान लीजिए अभी जैसे हमारी 240 बीजेपी की सीटें हैं, वो गवर्नमेंट बनाई बट गिर गई, फिर उसके बाद में वापस से कांग्रेस जो है वो 233 एंड बाकी सब लोगों को मिला करके वापस गवर्नमेंट बनाते हैं, वो भी गिर जाती है, और कोई गवर्नमेंट बना रहे वो भी गिर जा रहे हैं। तो बार बार गवर्नमेंट गिर रही है। ऐसा हम लोग देखते हैं कब? एक देखते हैं हम लोग 1996 में, दूसरा हम लोग देखते हैं 1998 में कि गवर्नमेंट जो है वो बार बार गिर रही थी। तो आपने क्या किया? आपने वापस से इलेक्शन करवा दिए, डिसॉल्व कर दिया। तो प्री मेच्योर डिसॉल्व भी कर सकते हो जब हंग असेंबली हो या हंग पार्लियामेंट हो, किसी के पास में क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं हो और बार बार गवर्नमेंट गिर रही है और उठ रही है, उस समय में यूजुअली ऐसा किया जाता है। तो आई होप आपको डिसोल्यूशन क्या है ये सबको समझ में आ गया होगा। और ये जो डिसोल्यूशन एक बार अगर आपने इशू कर दिया तो ये डिसोल्यूशन इररिवोकेबल होता है। इररिवोकेबल का मतलब है अगर प्रेसिडेंट ने एक बार अपने नोटिफिकेशन में कह दिया कि आई एम डिसॉल्विंग द हाउस, तो फिर बात खत्म। फिर उसके बाद में वापस से इसको आप रिवर्स नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड एज द इररिवोकेबल। ठीक है, जबान जिस तरीके से ढलनी चाहिए इसलिए नहीं ढल रही है, इसलिए थोड़ा सा वो साउंड फनी कर रहा है, बट आई विल ट्राई अगेन। इररिवोकेबल, ठीक है, ये इररिवोकेबल हो जाएगा और डिसोल्यूशन जो एक बार हो गया है वो हो ही जाएगा। ठीक है, अब इसमें फिर आपने जो भी बिल लाए थे, मोशन लाए थे वगैरह वगैरह, एक बार अगर आपने हाउस को डिसॉल्व कर दिया तो कर दिया, फिर वो लैप्स हो जाएंगे और जो नई लोकसभा आएगी उस लोकसभा में वापस से आपको ये सब री इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ डिसोल्यूशन। तो मोटा मोटी हम लोगों ने क्या समझ के लिया? हम लोगों ने जो 3 टर्म समझ के लिए उसमें से प्रेसिडेंट को 3 पावर्स मिली है, सॉरी 5 टर्म जो समझ के लिए उसमें से प्रेसिडेंट को 3 पावर्स मिली है और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है उनको 2 पावर्स मिली है। प्रेसिडेंट को कौन कौन से पावर मिले हैं?
प्रेसिडेंट को पावर मिले हैं, एक मतलब समन करने के, कि आप समन कर सकते हो। दूसरा, आप प्रोरोग कर सकते हो कि भाई हो गया, अब आप लोग जाओ। तीसरा, आप लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और वही अगर हम लोग, और वही, ये वाला बटन नहीं दबाना चाहिए था, तो वापस एक बार लिखना पड़ेगा, प्रेसिडेंट एंड देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब स्पीकर या फिर चेयरमैन। तो प्रेसिडेंट जो है, इनको 3 पावर मिलती है, एक समन की पावर, दूसरी प्रोरोग की पावर, तीसरी डिसॉल्व की पावर। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को क्या मिलता है? इनको मिलता है एक एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट क्या होता है? सिंपली सस्पेंशन ऑफ अ सिटिंग, बट यू विल मेंशन द टाइम। और दूसरा इसके अंदर में जो होता है वो होता है एडजर्नमेंट सिने डाई। इसका मतलब है सस्पेंशन ऑफ अ सिटिंग बट विदाउट मेंशनिंग द टाइम, कि हम लोग वापस कब मिलने वाले हैं। तो दैट इज सिंपली ये जो 2 चीजें हैं वो आई होप आपको क्लियर हो गई है कि ये 5 पावर्स किसको किसको कैसे कैसे मिली हुई है। समन होता है, बाद में फिर बार बार एडजर्न 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 एडजर्न, फिर एडजर्नमेंट से निडाए, फिर प्रोरोग कर दिया, और जब 5 साल पूरे हो जाए तो डिसॉल्व कर दिया। अगला जो मुद्दा आता है, तो व्हाट हैपेंस, तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जो बिल आते हैं, जो भी आपके बिल आते हैं, तो ये जो बिल आते हैं, इन बिल का क्या होता है? क्या वो लैप्स होते हैं? नहीं होते हैं। लैप्स का मतलब है कि ये बिल अब रेलिवेंट नहीं रहे। तो जैसे 15वीं लोकसभा, उसके अंदर में आपने कुछ बिल लाए होंगे, अब क्या वो बिल कंटिन्यूड रहने चाहिए, या 16वीं लोकसभा ने उन्हीं बिल पर, उन्हीं मोशंस पर चर्चा करनी चाहिए? आंसर इज ऑब्वियसली इट वुड नॉट बी फेयर कि न्यू लोकसभा पुराने मुद्दों को चर्चा करे। न्यू लोकसभा आई है तो वो न्यू मुद्दों पर चर्चा करे। तो बोलिए भाई, न्यू लोकसभा में क्या क्या होगा? तो कौन कौन से बिल लैप्स होते हैं और कौन कौन से बिल लैप्स नहीं होते हैं, ठीक है। यूपीएससी अगेन इस पे सवाल कर चुकी है, इसलिए मैं अभी आप लोगों को ये समझाने जा रहा हूं। तो मेरा सिंपल जो इसमें कहना है कि कौन कौन से बिल ओल्ड लोकसभा टू न्यू लोकसभा लैप्स होता है। जैसे भी हमारी 17th लोकसभा थी, इसमें कुछ बिल पेंडिंग होंगे, ओके। तो अब क्या वो लैप्स होंगे या नहीं होंगे, या 18th लोकसभा में वो वापस से कंटिन्यू होंगे, ये बात इस चीज पर डिपेंड करती है कि वो लोकसभा ने छुए थे या नहीं छुए थे। एकदम सिंपल थंब रूल याद रखिए, अगर लोकसभा ने उसको हाथ लगा दिया तो बिल लैप्स हो जाएगा। मतलब क्या कि इफ देयर इज अ बिल विच इज पेंडिंग इन द लोकसभा, कि बिल आया है और पेंडिंग पड़ा है, आपने ही इंट्रोड्यूस किया और बिल पेंडिंग पड़ा है। दूसरा, बिल पेंडिंग इन लोकसभा बट ट्रांसमिटेड टू इट बाय राज्यसभा। तो राज्यसभा ने बिल को पास किया और पास करके उन्होंने भेज दिया लोकसभा में, और लोकसभा में ये भी बिल जो है वो पेंडिंग पड़ा है। फिर तीसरा है बिल जो लोकसभा ने पास तो कर दिया लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है। मतलब क्या? मतलब लोकसभा ने पास कर दिया बिल को और पास करके राज्यसभा में भेजा, लेकिन राज्यसभा में अभी तक पेंडिंग है। ऐसे तीनों टाइप के बिल आपके लैप्स हो जाएंगे और आपकी न्यू लोकसभा में इनको न्यूली इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सिंपल। तो न्यूली यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस देम। कौन कौन से बिल लैप्स नहीं होते हैं? तो आप इसके अंदर में 5 बिल जो है, 4 बिल जो है वो देख सकते हो जो लैप्स नहीं होंगे। एक, बिल नॉट पास्ड बाय द 2 हाउसेस ड्यू टू डिसएग्रीमेंट, कि आपने लोकसभा में भी पास किया, राज्यसभा में पास किया, दोनों में हुआ झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने के बाद में अब प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि हम लोग ज्वाइंट सिटिंग जो है वो बुलाने वाले हैं। तो ज्वाइंट सिटिंग वाले जो बिल पड़े हैं ना, वो लैप्स नहीं होते हैं। बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा। लोकसभा तो बिल जो है वो कोई आया था, वो राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा है, लेकिन लोकसभा ने उसको हाथ भी नहीं लगाया था, तो वो वाला बिल भी लैप्स नहीं होगा। पास्ड बाय बोथ हाउसेस बट पेंडिंग एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। दोनों हाउसेस ने इसको पास तो कर दिया, लेकिन अभी तक एसेंट जो है वो प्रेसिडेंट का पेंडिंग है, या फिर प्रेसिडेंट ने किसी बिल को रिटर्न किया हुआ है, यानी कि सस्पेंसिव वीटो यूज किया हुआ है। ऐसे बिल आपके लैप्स नहीं होंगे। तो कौन से बिल लैप्स नहीं होंगे और कौन से बिल लैप्स होंगे, आई होप ये आप लोगों को एकदम ढंग से क्लियर हो गया होगा। यूपीएससी 2016 का एक सवाल देखते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट हैं, मैं आप लोगों को 1-2 मिनट का समय देता हूं, आप लोग इसको देखिए और देखने के बाद में फिर मुझे बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए था।
तो सवाल है, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। तो बिल पेंडिंग इन लोकसभा, लोकसभा में पेंडिंग है, तो सीधी सी बात है प्रोरोगेशन, और वो भी प्रोरोगेशन। अब देखो ये जितने भी बिल लैप्स हो रहे हैं ये कब होते हैं, ये सब बिल जो लैप्स होते हैं वो डिसोल्यूशन पर होते हैं। तो गड़बड़ कहाँ हो गई, तो जो बिल का लैप्स होगा वो डिसोल्यूशन पर होगा, मतलब न्यू लोकसभा आनी चाहिए। प्रोरोग का मतलब क्या होता है, प्रोरोग का मतलब है कि सिंपली न्यू सेशन बाद में आएगा, अभी ये वाला सत्र प्रेसिडेंट ने खत्म किया है, उसका क्या लेना देना है भाई, कोई लेना देना नहीं है, स्टेटमेंट ही पूरा गलत है। अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन नहीं, अगर डिसोल्यूशन लिखा होता तो सही होता था, बट गलत है। अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो ये तो सीधी सी बात है कि एक बिल है जो पेंडिंग है इन राज्यसभा, बट इट हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा, तो लोकसभा ने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया उसको, तो इट शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। आंसर इज यस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर जो आपका आएगा वो होगा बी, दैट इज 2 ओनली। आई होप आप लोगों ने भी यही उत्तर लगाया हो। फिर अगर हम लोग वापस से पीछे जाकर के देखें, तो पीछे जाकर के देखने पर एक सवाल जो है वो आपका आता है आर्टिकल 85 को लेकर के। ढंग से देखो, आर्टिकल 85 में हमारे प्रेसिडेंट को कुछ पावर्स दिए हुए हैं। क्या क्या पावर्स है, प्रेसिडेंट शैल फॉर्म टाइम टू टाइम, व्हाट, प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन each house of parliament to meet at such a time and place, ढंग से रखिए, time and place as he thinks fit, but 6 months shall not intervene between its last sitting, okay, in one session and the date appointed for its first sitting in the next session। मतलब बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में ये यही कहना चाहता है कि आप जो है वो टाइम टू टाइम बुलाओ, लेकिन 2 सत्र के बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। सिंपल, 6 महीने से ज्यादा का गैप मत होने दीजिए। तो हमने क्या किया, हमने 3 सत्र ला दिए, तो 3 सत्र ला दिए हैं, तो अगर 3 सत्र ला दिए हैं तो फिर तो कभी 6 महीने का गैप होगा ही नहीं। तो हमको कहा हुआ है कि 6 महीने का गैप मत होने दीजिए, और उसके पहले ही समन कर दीजिए, ये वाली बात होगी। बाकी वो प्रोरोग कर सकते हैं और डिसॉल्व कर सकते हैं, ये पावर तो हम लोगों ने ऑलरेडी सीख ली। अब चलते हैं 2020 के इस सवाल पर। जरा मुझे बताइए कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। सवाल बड़ा सिंपल है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस एज ही थिंक्स फिट। ओके, तो क्या वो अपने चॉइस के प्लेस पर बुला सकता है, आर्टिकल नंबर 85 कहता है, ठीक है, कि एट सच अ टाइम एंड प्लेस ही थिंक्स और शी थिंक्स फिट। ठीक है, तो उधर बुला सकते हैं क्या, बिल्कुल यस। अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इन अ ईयर। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो आर्टिकल 85 में 6 मंथ का गैप बोला है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप 2 सत्र लेना, 3 सत्र लेना या 4 सत्र लेना नहीं बोला है, तो ये भी हो जाएगा आपका गलत। फिर आता है देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट अ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। तो अब देख लो 85 आर्टिकल 85 में कहीं बोला है कि इतने दिन के लिए मिलिएगा जरूर, कहीं नहीं बोला है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी आपका हो जाएगा सही। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो करेक्ट उत्तर जो आपका आएगा वो होगा सी। तो सी विल बी द राइट आंसर। तो गाइज आई होप ये जो टर्म्स थे ये आप लोगों को एकदम ढंग से समझ में आए हैं। बाकी आपको अगर आगे बात बताऊं तो अभी आगे देखेंगे हम लोग, और पार्लियामेंट का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सब कुछ नया नया आने वाला है। ठीक है, तो एक दो चीजें और होती हैं, जैसे कोरम होता है। व्हाट इज कोरम, तो सिंपल भाषा में कोरम की बात करें तो कोरम का मतलब होता है कि एटलीस्ट इतने मेंबर्स तो चाहिए। तो हमारे यहाँ पे कहा है कि 1/10 मेंबर्स तो भी एटलीस्ट इस मीटिंग में आए तो हम लोग लोकसभा के या राज्यसभा के सत्र को सुचारू रूप से चला सकते हैं। लोकसभा के लिए मेंबर 55 है, राज्यसभा के लिए मेंबर 25 है, कि एटलीस्ट इतने मेंबर्स आए तो ये सत्र हम लोग चला सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ कोरम, यानी कि 1/10 ऑफ मेंबर से अगर कम आते हैं तो फिर आप सीधा बोलोगे कि भाई जाओ, अभी हम लोग ये सत्र कभी तो बाद में करेंगे, सेशन आज नहीं करते हैं, फिर आप फिर एडजर्न कर दोगे हाउस को। क्या करोगे, एडजर्न करोगे। ठीक है, फिर जो एक व्यक्ति ने पूछा था मुझसे कि सर वोटिंग एग्जैक्टली कैसे होती है लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी बिल पर, किसी मोशन पर वोटिंग कैसे होती है। वोटिंग होती है 4 तरीकों से। कौन कौन सा है, एक है वॉइस वोट,
दूसरा है काउंटिंग, तीसरा है डिवीजन बाय ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर, एंड चौथा जो है उसको हम कहते हैं डिवीजन बाय गोइंग इनटू द लॉबीज। तो क्या है ये चारों तरीके? बड़े सिंपल सिंपल और इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला जो आपका वोटिंग टाइप होता है, मान लीजिए आप एक मोशन लेकर के आए हो। मोशन कहती है कि लोकसभा को, ठीक है, लोकसभा का जो समय है वो सुबह 11 बजे से 10 बजे कर दिया जाए। 1 घंटा हम लोग लेट क्यों मिल रहे हैं? 10 बजे सब लोग मिलता है, 10 बजे से शुरू करते हैं। बोले ठीक है, तो इस मोशन पर हमको वोट करना है। तो देखो, कोई भी काम जो होता है हमारे यहाँ पर वो यूजुअली वोटिंग से ही होता है, और आपको एटलीस्ट मेजॉरिटी जो है वो चाहिए होती है। किसी भी चीज में मेजरली मेजॉरिटी चाहिए। मेजॉरिटी कौन सी? तो आपका मेजरली हाफ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो मेजॉरिटी वैसे अलग अलग टाइप की होती है, आप सबको पता ही होगी। एक होती है हाफ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 1, जिसको हम लोग सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। फिर दूसरी होती है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड द नंबर शैल बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ टोटल मेंबरशिप, जिसको हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। और ये स्पेशल मेजॉरिटी में एक कंसेंट ऑफ स्टेट वाला और एक टाइप की मेजॉरिटी आती है। तो ऐसे अलग अलग टाइप की मेजॉरिटी, बट मेजर काम जो है हमारे सिंपल मेजॉरिटी से हो जाते हैं। तो कोई भी जब चीज आपकी होती है, जब भी किसी चीज को हम लोग वोटिंग के लिए डालते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि द हाउस इज डिमांडिंग डिवीजन। तो एक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में डिवीजन कहा जाता है उसको, ठीक है। सो द मैटर्स इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आर जनरली डिसाइडेड बाय वोटिंग। इन पार्लियामेंट्री पार्लांस दिस इज कॉल्ड एज द डिवीजन, दैट इज डिवाइडिंग द हाउस टू डिसाइड अ मैटर बाय मेजॉरिटी वोट। तो व्हाट इज वोटिंग एंड डिवीजन? मतलब आपने वोटिंग कैसे की और फिर उसका डिवीजन कैसे रहा। तो सबसे पहले होता है वॉइस वोट, कि आप सिंपल आप कह रहे हो कि 10 बजे हमने सेशन शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे आप लोग वोटिंग कीजिए। तो आप लोग बोलते हैं कि वॉइस वोट से ही काम चला ले। बोले ठीक है, वॉइस वोट से काम चलाता, तो दोज इन फेवर से यस, या उसमें एक्चुअली आइज कहा जाता है। दोज इन फेवर से आइज आइज, दोज इन फेवर से ने ने, ठीक है। तो उन सबको भी हम लोग उसमें नहीं पढ़ते, आपको सिंपल उसमें लिखा होता है, उसमें सिर्फ बोलते हैं कि दोज इन फेवर से यस। तो जो फेवर में होते हैं उन लोग सीधा बोलते हैं यस यस यस। दोज हु आर नॉट इन फेवर से नो, तो नो नो नो। तो वॉइस वोट से जिसकी जितनी ज्यादा जोर से आवाज आएगी, उसके बाद में जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो कहते हैं कि ठीक है, आई थिंक यस की आवाज ज्यादा है तो ये मोशन पास हो गई, या फिर नो की आवाज ज्यादा है तो ये मोशन रिजेक्ट हो गई। तो इसमें आप एक एक बंदे का काउंटिंग नहीं करते हो, किसी का नाम पता नहीं, क्योंकि भीड़ में सब चल रहा है ना, भीड़ में सब बोल रहे यस, भीड़ में सब बोल रहे नो, आपको पता नहीं, बस आवाज से प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलता है। लेकिन अगर ये वाली जब बात चल रही है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर 2 बार बोलता है, आई थिंक आईज हैव इट, आईज हैव इट, ठीक है। और अगर इसमें किसी को ऑब्जेक्शन है तो हम लोग अपना ऑब्जेक्शन फाइल करके कहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि नोज ज्यादा आवाज में थे, तो उनकी वॉइस ज्यादा मजबूत थी और स्पीकर आप गलत कह रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आप लोग काउंटिंग करवाओगे, लेकिन काउंटिंग किसकी करवाओगे? काउंटिंग सिर्फ पर्सन की करवाओगे। तो इसमें क्या है, वोट्स आर नॉट रिकॉर्डेड, मतलब हर एक इंसान का वोट नहीं रिकॉर्ड करता, ये इतने लोग हैं बस, बात खत्म, ये इतने लोग हैं बस। अब इसमें क्या होगा, यस के जो लोग यस के उनके सबकी गिनती करो रे, तो उन लोग बोलते हैं कि जितने भी लोग हैं वो सब जरा खड़े हो जाओ, ओके। तो उन लोग सीधा बोलते हैं कि भाई जो भी, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अगर ओपिनियन चैलेंज किया जाता है तो उनको बोलते खड़े हो जाओ अपने अपने जगह पे। खड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आपने गिनती कर ली, बोले ये देखो 200 लोग इसके फेवर में, नो के फेवर वाले खड़े हो जा भाई, वो बोले ये रहे 20 लोग इसके फेवर में, तो बोले हो गया ना, फिर बात खत्म। तो काउंटिंग के थ्रू भी आप लोग वोट करवा सकते हो, बट स्टिल कुछ लोग खुश नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इसमें नाम नहीं आएगा, इसमें नाम नहीं आएगा, आपने सिर्फ काउंटिंग किया और नाम किसी का कुछ नहीं आया। अब आपको चाहिए नहीं नहीं, हमको तो सब कुछ चाहिए, हमको चाहिए कि नाम क्या था वो भी पता चले हमको, और किसने यस बोला किसने नो बोला, कौन इसके फेवर में था कौन इसके अगेंस्ट में था, सब हमको पता चले। तो उसके लिए फिर इनके पास में एक डिवाइस होता है जिसको इन लोग कहते हैं ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर, दैट इज AVR। ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर पे इनके पास में 4 बटन्स होते हैं, इनके सामने अलग अलग बत्तियां लगी होती है। पहले तो आपको प्रेजेंट पर क्लिक करना होता है कि भाई प्रेजेंट वाला जो बटन है वो आप दबाओ। फिर प्रेजेंट का बटन दबाने के बाद में आप इस बिल के फेवर में थे तो यस पे क्लिक करो, अगर आप नहीं थे इसके फेवर में तो नो पे क्लिक करो, और अगर आप अपना कोई भी ओपिनियन नहीं देना चाहते, यू वर प्रेजेंट बट आप अपना ओपिनियन नहीं देना चाहते तो एब्सटेन पर क्लिक करो, ठीक है। तो वो एब्सटेन पर क्लिक करेगा, और ये सब जब आपका हो जाता है
तो फिर इसमें आप लोग किस पर्सन ने, किस पॉलिटिकल पार्टी ने इसके फेवर में वोट किया, किसने इसके अगेंस्ट में वोट किया, किसने एब्सटेन किया, ये सारा आंकड़ा आप लोग ढंग से दिखा सकते हो। ये ईवीएम की पावर है। तो अभी आप लोग देखिए, बीच में जब वोटिंग हुई थी तो आईज हैव इट 366 लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई वी सपोर्ट दिस। जब आर्टिकल 370 को इन ऑपरेटिव करने की बात कर रहे थे तब की बात बता रहा हूं। नोज तो 66 लोगों ने नो के फेवर में वोट किया। एब्सटेन में एक बंदे ने कहा, ये लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, राज्यसभा की बात करें तो वहां पे आईज 117, नोज 92, एब्सटेन किसी ने नहीं किया, और टोटल आपके जो लोग थे वो सब इतने इतने लोग थे, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके मेथड्स ऑफ डिवीजन यानी कि मेथड्स ऑफ वोटिंग होता है। ये चारों के, ये तीन चीजें आपको समझ गई होगी। अब चौथा बचता है, वो है डिवीजन बाय गोइंग इनटू द लॉबीज। अब आपको जगह में कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई कौन कहां बैठा है, कोई कहीं बैठ गया, तो आप लोग सीधा बोलते हो कि भाई जितने भी लोग हैं, जो भी लोग यस बोल रहे हैं वो लोग सब राइट साइड में चले जाओ, जो भी लोग जो भी लोग नो बोल रहे हैं वो लोग लेफ्ट साइड में चले जाओ। तो लेफ्ट एंड राइट चले जाओ और फिर उनकी काउंटिंग करके काम खत्म करेंगे। तो ये 4 टाइप के अलग अलग वोटिंग्स होते हैं। आई होप आपको वोटिंग क्लियर हो गया होगा मेजरली। ठीक है, बाकी फिर अगला जो मुद्दा आता है वो है कि हमारे पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है। तो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 120। आर्टिकल नंबर 120 कहता है कि देखिए भाई, अगर पार्लियामेंट में कोई भी बिजनेस वगैरह अगर हमको करना है तो हम लोग हिंदी एंड इंग्लिश यूजुअली यूज करेंगे। लेकिन ये जो इंग्लिश है ये हम लोग 15 साल बाद में, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका बना है 1950 में, तो 15 साल बाद मतलब 1965 में इंग्लिश जो है इट विल डिसकंटिन्यू। लेकिन फिर हमारे कंट्री के जो मेजरली सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं, इंग्लिश को आप कंटिन्यू रखिए। इसलिए फिर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963 ये लाया गया और इसने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी कंटिन्यूड लैंग्वेज रखा हुआ है। ठीक है, बाकी अगर कोई पार्लियामेंट में अपने लोकल लैंग्वेज में बात करना चाहता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसकी परमिशन दे सकता है हिंदी इंग्लिश के अलावा। जैसे कोई है जिसको मराठी आती है, कोई है जिसको तमिल ही आती है, तो उस केस में क्या करें, तो उस केस में साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन का प्रोविजन दे करके कि आप वहीं पे साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन दिया जाए और प्रिसाइडिंग ऑफिसर परमिट कर सकता है कि आप इस भाषा में बात करो, इस भाषा में बताओ वगैरह वगैरह, ताकि सब लोगों को समझ में आए। ट्रांसलेशन तो जरूरी ना, ताकि सब लोगों को समझ में आए। तो गाइज ये थे कुछ मुद्दे जो आई होप आप लोगों को एकदम ढंग से क्लियर हो गए होंगे। जहां तक बात आती है अनअकैडमी की, तो देखिए आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो प्रोग्रेस ट्रैकिंग को लेकर के हो, या चीज़ों को याद करने से लेकर के हो, आंसर राइटिंग को लेकर के हो, अनअकैडमी एक इकलौता आपका प्लेटफॉर्म है जो आपको सारे के सारे समाधान देगा। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेडिकेटेड रिवीजन सेशंस, टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस, सीसैट का ट्रेंड वगैरह सब हम लोग एनालाइज करके देते हैं। और ये देने के लिए अनअकैडमी अभी लेकर के आए सबसे जबरदस्त ऑफर ऑन कोड अरविंदा। तो गाइस आप लोग जिस चीज का वेट कर रहे थे कि 25,000 के अंदर में 15 महीने का सब्सक्रिप्शन, सोचिए इसमें आपके जितने मैंने आपको फीचर्स पीछे जो नोट डाउन करके बताए हैं, ये सारे के सारे फीचर्स आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 25,000 में। कोड आपको जो यूज करना है वो है अरविंदा। हमारी सारी नई नई बैचेस शुरू हो रही है। 31 मई से इंग्लिश बैच शुरू हो रही है। ठीक है, इंग्लिश बैच शुरू हो रही है, इंग्लिश का मतलब है हिंदी प्लस इंग्लिश। 8 जून से इंग्लिश बैचेस शुरू हो रही हैं। डेफिनेटली आप लोग जो है वो कांटेक्ट करें और आगे बढ़े। ठीक है, बाकी इसी के अलावा 9 जून को हमारी जीएस एंड सीसैट 9:30 बजे और 2:30 बजे होने वाली है। अगर आप लोग चाहते हो कि मॉक दे और अपना एक रैंक निकाले तो मेरे हिसाब से आपने ये देना चाहिए। फिर हम लोगों ने हमारी जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है वो सिर्फ ₹1 में अब कर दी है, इसका भी आप लोग लाभ जो है वो जरूर लीजिए। एंड सीसैट वापस आपको याद दिला दूं, अगर आप इस साल की प्रीलिम्स दे रहे हैं सीसैट को इग्नोर नहीं कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। अनअकैडमी पे आते रहिए, अनअकैडमी पे बने रहिए, और अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स है उन सब का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें और पार्लियामेंट के बारे में सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।